करियर किक ने कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में आयोजन किया शिक्षा समागम 3.0 का, जो नीट एस्पिरेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के लिए एक बेहद खास सेमिनार था। हर साल हजारों नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स सिर्फ सही जानकारी न होने की वजह से MBBS और BDS के अलावा मौजूद ढेरों कोर्सेज के बारे में नहीं जान पाते और ऐसे में वो बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। शिक्षा समागम 3.0 के मंच पर एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स और काउंसलर्स ने छात्रों के साथ सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज और मेडिकल करियर की तमाम पॉसिबिलिटीज पर विस्तार से चर्चा की। समागम का मतलब काफ़ी लोगों का मेल होना है। मैं यूट्यूबर हूँ और नीट पर पिछले 5 सालों से, करीब 6 साल हो गए, अब तो लगभग 6 साल से वीडियोस बना रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरे और भी यूट्यूब कम्युनिटी के जो मित्रगण हैं, जो दोस्त हैं, बेसिकली जब क्रिएटर हैं तो दिन मिलते हैं, तो ये एक मीट भी हो जाता है और सबका एक अपना अलग अलग इनिशिएटिव है। तो इसको बहुत डिफरेंशिएट किया गया, जिसकी जो एक्सपर्टीज़ है, ऐसा नहीं है कि सारे, मेरे पास भी कोई MBBS का काउंसलिंग आता है तो वो भी मैं करता हूँ, बट इसमें एक्सपर्टीज़ बेसिस पे डाला गया है ताकि ऑडियंस को हर एक अलग अलग वे समझ में आता है। सब बच्चे एक काउंसलर से नहीं इंटरेक्ट हो पाते हैं, तो दिस इज़ द रीज़न। और इसके विज़न और मिशन की अगर मैं बात करूं कि एक प्लेटफॉर्म पे सारे जितने भी दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं वो सारे आते हैं। हम लोग स्कॉलरशिप प्रोग्राम रखते हैं 2 तरह का। पहला तो जो बच्चे इस इवेंट को ज्वाइन करते हैं उसमें से स्कॉलरशिप टॉप 3 स्टूडेंट्स को मिलती है। उनको जो भी कॉलेज मिलेगा उसका ट्यूशन फ़ी करियर किक पे करता है। और दूसरा, जब ये बच्चे आगे कभी भविष्य में टॉप करेंगे या अगले साल जब रिजल्ट्स आएंगे तो उनमें हम लोग स्कॉलरशिप शॉर्टलिस्ट करते हैं टॉप 10 स्टूडेंट यूपी के और उनको स्कॉलरशिप्स देते हैं। नीट के साथ इस बार शिक्षा समागम का मुख्य आकर्षण रहा आयुर्वेद। युवाओं को इस प्राचीन शक्ति और महत्व से परिचित कराया गया। उन्हें बताया गया कि कैसे आयुर्वेद हमारे जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बन चुका है। 2020 में जब कोविड आया और 21 में बैक टू बैक रहा, तो उस समय से आयुर्वेदा के इम्पैक्ट मैंने देखा। और मेरी मदर भी आयुर्वेद से ठीक हुई थी। बहुत बार बच्चे बाई चॉइस भी आते हैं। लास्ट ईयर कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी स्कोरिंग बहुत हाई थी, वो MBBS छोड़ के आए हुए थे। तो राइट नाउ की काफ़ी डिमांडिंग बन चुका है, तो बच्चे सिलेक्ट करते हैं। बच्चों के मन में पहला तो ये आता है कि आयुर्वेद करके हम करेंगे क्या। मैं ये बोलूँगा कि आयुर्वेद करके कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बस आप आयुर्वेदा में ही काम करना चाहिए। अगर आप प्योर आयुर्वेदा में काम करते हैं तो मैं 1-2 नहीं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स बता सकता हूँ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे इनकम कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब्स कौन कौन सी रहती है एक तो वो, और सरकारी क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ BMS। देखिए, जो MBBS में रहते हैं, मेडिकल ऑफिसर हो गया आपका, जो आप आयोग के थ्रू भरते हैं, MOCH हो गया, और जो संविदा जॉब्स रहते हैं वो सारे हैं। PG करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर पे जा सकते हैं। और भारत सरकार की एक कोशिश है कि आर्मी में और जो रेलवे हैं, ऐसी जगह पे भी हम आयुर्वेदा के डॉक्टर्स को पोस्टेड कर सकें। और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप काम कर सकते हैं। आयोजन में खास मेहमान बनकर पहुंची कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे, जिन्होंने खास अंदाज में बच्चों का मनोबल बढ़ाया। शिक्षा समागम से जीव, इसमें इन्होंने शिक्षा के बारे में, दूसरी इन्होंने आयुर्वेद के बारे में। देखो, जो आयुर्वेद था आज से 50 साल पहले या 60 साल पहले, वो लुप्त होता जा रहा है। उस पर से लोगों का विश्वास हटता जा रहा है। लेकिन मैं बधाई देना चाहूँगी अपने इन बच्चों को, उस पर और जो पर्दा पड़ा है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं डंके की चोट पर कहती हूँ कि इसका फ़ायदा लोगों को होगा, क्योंकि जो चीज़, मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी जो पुरानी चीज़ों को लाकर लोगों के बारे में रखें। सर, ये नहीं है कि आप MBBS हो जाओ या सब, आप आयुर्वेद पर करो। निश्चित तौर पर लोगों को, देखिए, आयुर्वेद एक ऐसी दवा जिससे आपका कोई साइड इफेक्ट। इस सम्मेलन में पहुंची कल्याणपुर की विधायक नीलिमा कटियार, जो यूपी की पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। उन्होंने बच्चों को एक खास संदेश दिया। मेडिकल फील्ड जिसको लेकर के आज बहुत सारी बातें हैं
कि अब हम आयुर्वेद में जाएंगे कि प्लेन एमबीबीएस की तरफ जाएंगे कि बीडीएस करेंगे, कि क्या करना चाहिए, कि कोई मिक्स कोर्स करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए कि अब्रॉड में करना चाहिए, किसको कैसे मार्क्स मिले हैं, किसका इंटरेस्ट कैसा है, कोई फ्यूचर की प्लानिंग कैसे कर रहा है। तो ये सारी बातों को लेकर शिक्षा समागम का प्रयास हुआ है। निखिल सचान जी हैं, पूरी टीम है और उन्होंने ये एफर्ट इसमें डाला है। मुझे लगता है ये एक जीवन के एक फेज़ में ऐसा डॉक्टर को लगता है कि अगर मैं इस लाइन की बजाय इस लाइन गया होता तो शायद कुछ ज़्यादा सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकता था। इस फेज़ में ये गाइडेंस मैं समझती हूँ कि इसको और होना चाहिए। शिक्षा समागम जैसा जो कॉन्सेप्ट है इसको और ज़्यादा नंबर में और ज़्यादा रिमोट एरियाज़ के अंदर इसका एक्सपेंशन होना चाहिए। पूरी दुनिया ने भारत के आयुर्वेद की जो उसकी एक्सपर्टी थी उसके ऊपर वो निर्भर हुआ पोस्ट कोविड, इसलिए आज आयुर्वेद पूरी दुनिया के अंदर रेलेवेंट हो चुका है। जैसे वो अपनी रेलेवेंसी खो चुका था, हम तो समृद्ध थे लेकिन आज पूरा विश्व इसको स्वीकार कर रहा है। उधर भी बच्चे डाइवर्ट होंगे तो एक बेहतर जिसको मेडिकल फैसिलिटी है वो मेडिकल एजुकेशन के माध्यम से मिल पाएगी। ये समागम सिर्फ एक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि एक ऐसा मंच था जहां जाने माने काउंसलर्स और एक्सपर्ट्स ने मेडिकल से जुड़ी शिक्षा, करियर और भविष्य की संभावनाओं के बारे में बच्चों से खुलकर बात की। सबसे पहले सुनिए मेडिका विंग यूट्यूब चैनल के फाउंडर अमित कुमार रॉय ने अभिभावकों से क्या कहा। अमित रॉय सर हैं, तो इनसे सरकारी कॉलेज की कट ऑफ पूछेंगे। सर कितनी जाने वाली है? और इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मेडिका विंग की ओर से रिजल्ट के सेकेंड डे एक एनालिसिस जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन पेपर लेवल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट अपीयर्ड दैट पेपर, राइट, और नॉट अटेम्प्टेड या फिर जो टफेस्ट क्वेश्चन के जो वो था पेपर की एनालिसिस करने के बाद हम लोगों ने जो प्रेडिक्ट किया है दैट इज़ 580, राइट, 580, जो कि अभी मतलब काफ़ी हाई होगा स्टूडेंट्स की नज़र में, राइट। बट ये डिपेंड करता है सर कि ये अभी एक्चुअल में पेपर का जो लेवल है कि सिर्फ वो जो फिजिक्स का क्वेश्चन था या फिर बायो के कुछ क्वेश्चन थे जो नहीं सॉल्व हो पाए, क्या सिर्फ उन्हें ही छोड़ा गया या फिर उसके बाद जो क्वेश्चन थे टफ क्वेश्चन थे उनको भी छोड़ा गया है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये कट ऑफ नीचे जा सकता है। फिलहाल एक्सपेक्टेशन जो पेपर के लेवल के हिसाब से था वो 580, बाकी 500, 20, 40, 30 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 500 के नीचे नहीं रहेगा, ये बात श्योर है। अभी तो सब कुछ चल रहा है, बट सर रैंक बताइए, रैंक कितनी जाएगी? रैंक आपका क्लोज होगा ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट 25,000 के आसपास, और यूपी में सिलेक्शन होगा 26,000 के आसपास जनरल कैटेगरी, और ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस 9,000 के आसपास सिलेक्शन एमबीबीएस के लिए क्लोज होगा। और मार्क्स की अगर हम बात करें कि जहाँ पर 540 या 560 जो कट ऑफ स्कोर होगा उस पर जो रैंक होगा वो 25,000 समथिंग ही होगा, 25,000 या 26,000 के आसपास। कि एज ए गार्जियन कि हमको इतनी हाई कॉस्ट दे के, मान लो किसी का बच्चा 200 और 250 के बीच में है और करोड़ और प्लस 1 करोड़ में खर्च करके, ऐसा तो नहीं है कि बाद में उसको फिर पढ़ाई में दिक्कत आएगी और वो कंप्लीट नहीं कर पाए। उस सीन पे मेरा फोकस है, क्या हमें जाना चाहिए इतनी हाई कॉस्ट पे करके या कुछ और ऑप्शन सोचना चाहिए? देखिए, हाई एक्सपेंस दे के एमबीबीएस या फिर कोई भी और कोर्स करना क्या सही है या नहीं है, इसमें अगर मैं सीरियसली सर सोचूं तो इसमें स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है डिसीजन मेकिंग में। जी, अगर स्टूडेंट ये कहता है कि पापा मैं पढ़ पढ़ के थक गया, अब मेरे से नहीं होता, मेरे को तो बस करा दो, लेकिन उसके बाद आप नीट की तैयारी कर करके थके हैं, अगर आप एमबीबीएस में पढ़ाई में अगर थक गए और अगर आप फेल हो गए तो 70 लाख से लेकर 1 करोड़ पापा का तो लॉस होगा ही, आपका करियर हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट जो आ रहा है 10 साल के अंदर नेक्स्ट 1-2 अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो डिग्री भी नहीं मिलेगी। अगर कोई बच्चा इस साल काउंसलिंग से कोई सीट ले लेता है, चाहे एमबीबीएस बीडीएस कुछ भी, तो क्या नेक्स्ट नीट 26 को अपीयर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल अपीयर हो सकता है सर, उसमें कहीं पर कोई बाउंडेशन नहीं है। यूपी में 2024 का एक गैजेट रिलीज़ हुआ है, उसके हिसाब से अगर आप गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट एमबीबीएस या फिर बीडीएस में एडमिशन लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट ईयर या फिर 1 साल के अंदर अगर आप एग्जिट करते हैं तो उस केस में आपको नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग में बैठने नहीं दिया जाएगा। नीट का एग्जामिनेशन डेफिनेटली आप ले सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। मेडिकल एडमिशन के काउंसलर ओम प्रभाकर भारती ने बच्चों को क्या सलाह दी, सुनिए। प्राइवेट एमबीबीएस लेना चाहते हैं
उनको ऑप्शंस नहीं बनते, तो उनके लिए आपकी क्या राय है, वो कैसे अप्लाई करें, क्या अप्रोचिंग काउंसलिंग रखें कि उनको एक कहीं पे सीट सिक्योर हो पाए, और लो बजट पे पहले कमेंट करें। लो नीट स्कोर है तो लो बजट तो नहीं होगा, ये बात हमको मान लेनी है। तो लो नीट स्कोर पे अगर बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए तो कर्नाटक जैसे स्टेट हैं जहाँ पे अदर कोटा होता है, 40-45 लाख फीस है, वो नेगोशिएट होके भी एक एवरेज कैटेगरी के कॉलेज के लिए कम से कम 1 करोड़ होती है, और प्रीमियम कॉलेजेस के लिए 1.5 से पौने 2 करोड़ 2 करोड़ तक होती है। नीट का स्कोर जस्ट क्वालिफाइंग है, उससे थोड़ा ऊपर है, 50 नंबर 60 नंबर ऊपर है, और आप सोच रहे हैं कि सबसे कम बजट में कहाँ पे एडमिशन होगा, तो आप अपना लक ट्राई कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, या फिर जो रिमोट एरियाज़ के कुछ कॉलेजेस हैं, जैसा कि त्रिपुरा में एक नया कॉलेज खुला है जो कि बहुत अच्छा नहीं है क्वालिटी वाइज। तो ये करना होगा। अगर बजट भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, नीट का स्कोर भी कम है, तो फिर अच्छी एकेडमिक नहीं मिलेगी वहाँ पे। बच्चा आपसे पेड काउंसलिंग कराता है, जी, तो पेड काउंसलिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए, पेड काउंसलिंग हमारी पहली प्रायोरिटी नहीं है। जितना भी वक्त मिलता है मैं रिसर्च करता हूँ और वीडियोस के माध्यम से चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। बाकी पेड काउंसलिंग में क्या होता है कि बच्चे के बिहाफ में हम काउंसलिंग करते हैं, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी उनकी ही होती है, और हम पूरी प्लानिंग उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनके स्कोर के बेसिस पे एक प्लानिंग करते हैं कि इनके बजट के हिसाब से इनको कॉलेज कहाँ मिल सकता है, क्या हमको राउंड 1 में कॉलेज ले लेना चाहिए या राउंड 3 तक वेट करना चाहिए। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है कि उनके सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी बचा के रखना है, और उनके स्कोर पे, बजट पे जो सबसे बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, अच्छा से अच्छा कॉलेज जो मिल सकता है, उसके लिए प्लानिंग करनी है। कितने तक का बेनिफिट हो जाता है? देखिए, ये तो डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन एंड हाँ सिनेरियो। जी, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि सीट विड्रॉ करा के मैंने अपने पैसे लगा के भी बच्चों को सीट दिलाई है, और उसमें उनके 10-15 लाख भी बच गए और कॉलेज भी अच्छा बच गया। MBBS के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो रफली हमें यही दिखता है कि या तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है या फिर हाई फीस प्राइवेट है। तो सर, जो बच्चे कट ऑफ से कुछ मार्क्स से रह जाते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? हाँ बेटा, देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये बीच के ऑप्शंस हमारे इंडिया में खासकर नॉर्थ साइड में नहीं है। साउथ की हम बात करते हैं तो वहाँ पे ऐसा होता है कि प्राइवेट कॉलेज में कहीं कहीं पे 50%, कहीं 40% सीटें बहुत कम फीस पे होती हैं। आंध्र प्रदेश का एग्जांपल लें तो वहाँ 50% सीट्स प्राइवेट कॉलेज की 15,000 प्रतिवर्ष की फ़ीस पे है, जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स को मिलती है। आप यहाँ से वहाँ जाके एडमिशन नहीं ले सकते, बट अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश में, बिहार में ये सुविधाएँ नहीं हैं। निखिल सचांग के साथ खास बातचीत में जुड़े एफिनिटी एजुकेशन के फाउंडर विशु त्रिपाठी। प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा था कि इतने महंगे कॉलेजेस में जाना वर्थ इट है या नहीं, तो आपके पास एक बीच का ऑप्शन और होता है, वो है अब्रॉड MBBS का। तो अभी बहुत बार हम होर्डिंग्स में और बैनर्स में देखते हैं, खासकर काकादेव कानपुर में, कि 12 लाख में और 15 लाख में MBBS की सीट हो जाएगी, पूरे कोर्स का फीस है ये। तो क्या ये संभव है? हाँ, ट्यूशन फीस संभव है, सिर्फ एकोमोडेशन हटा दे तो 12 या 15। मैंने बताया कि एक कॉलेज की फ़ीस जनरली 1,80,000 रुपये साल से शुरू हो जाती है, तो लगभग कम फीस वाले कॉलेजेस देखेंगे। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट समय लूँगा, कि अगर बच्चे जा रहे हैं बाहर तो वो पढ़ने जा रहे हैं, और जाने का फ्लाइट का खर्चा अलग है। मैं अपनी फ़ीस, हमारी एफिनिटी उतनी ही लेगी, किसी को यूनिवर्सिटी में जाओ खाने का खर्चा उतना ही है। तो कम फीस के कॉलेज में लाख रुपए बचा के, 6 साल में 6 लाख बचा के बच्चे की पढ़ाई से क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना? तो ये कम फीस वाले कॉलेजेस को छोड़ना चाहिए। 3 लाख 3.5 लाख के कॉलेजेस जो हैं, जो कम फीस इसलिए है कि वो कॉलेज एक्सटीरियर में है। आप समझो कि एक कॉलेज कानपुर में है, यहाँ पे इंफ्रा महंगा है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, तो इसकी फ़ीस 3 लाख रुपए है। और दूसरा कॉलेज जो होगा झारखंड के होगा, बहुत छोटे शहर में, बोकारो या किसी और में जाके आप देखो, तो उसकी फ़ीस तो वहाँ 1 लाख भी हो सकती है, क्योंकि विशेषता है। तो मैं चाहता हूँ कि बड़ी सिटी चूज़ करें, कैपिटल चूज़ करें, वहाँ पे फ़ीस 3 लाख 3.5 लाख रुपये साल की बनती है। ठीक है, पैकेज का तो काफ़ी कुछ समझ में आ गया। एक बच्चों के मन में और रहता है, ये मतलब एक लेमन वाली भाषा में मैं बोलूँगा कि लोगों का मानना है कि प्लास्टिक बॉडी में पूरा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है। तो किस कंट्री में एक्चुअल कैलिबर में प्रैक्टिस करवाते हैं और कहाँ पर प्लास्टिक बॉडी का रहता है? इन डेवलप कंट्री में, यूके, यूरोप, आप कहीं भी जाओगे तो वहाँ पे ह्यूमंस की बहुत स्ट्रिक्टनेस है, ह्यूमन राइट्स बहुत स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोग है नहीं जिनको सिखा दिया। वहाँ का रूल ही ऐसा है कि किसी भी ह्यूमंस को आप मार नहीं सकते सीखने के लिए। अगर कोई मर भी गया तो उसको आप कर लो, आप जो प्लास्टिक बॉडी पे। बट जॉर्जिया में, टर्किश में अलाउ है। जॉर्जिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टर्किश यूनिवर्सिटी हैं, वो कैलिबर पे कराती है। ठीक है, अगर एक प्रश्न और बनता है कि बच्चा अगर इंडिया से MBBS करे और इंडिया के बाहर से करे, तो एक तो एग्जिट एंट्रेंस एग्ज़ाम का जिक्र होता है और दूसरा PG का होता है।
कि पीजी के लिए बच्चे को क्या करना होगा, और इंटेंसिव वाला जो एक कन्फ्यूज़न रहता है वो भी क्लियर करिए। पीजी के लिए तो फिर जैसे आपने नीट यूजी दिया ऐसे नीट पीजी का एग्जाम देना है, उसमें आपने एमबीबीएस कहाँ से किया, 12th में किसी कितने नंबर से मैटर नहीं करता। इसी तरीके से नीट पीजी आपने एमबीबीएस कहाँ से किया उसका कोई मैटर नहीं है। नीट पीजी का सेपरेट एग्जाम होना है जो आगे चल के नेक्स्ट वन होगा, उसमें यहाँ पे क्या नंबर आएंगे। आप कहीं से भी करो, हो सकता है कि आप KGMC से करो, आपकी रैंक अगर 20,000 आ गई तो आपको रेडियो मेडिसिन कोई सीट नहीं मिलने वाली है। आप कहीं से भी करके ले आओ, रैंक 600 आ गई तो सारी सीटें मिल जाएगी। तो पीजी इज सेपरेट पार्ट। बाहर कंट्री की पीजी इंडिया में वैलिड नहीं है। पीजी तो हर जगह की होती है, लेकिन ड्यू टू इंडियन NMC रूल्स सिर्फ 5 कंट्री की पीजी वैलिड है। जैसे MBBS के लिए इन्होंने FMGL लॉ बनाया है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लॉ, जो 18 नवंबर 2021 को आया था। आप FMGL 2021 देखो तो मिल जाएगी PDF। उन्होंने 6 नियम बनाए कि पूरे वर्ल्ड में आप कहीं से पढ़ के आओ, हम 4.5 साल में पढ़ाते हैं और 4.5 साल या उससे ऊपर की डिग्री होगी तो इंडिया में वैलिड होगी। हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं, आप इंग्लिश में पढ़ के आओगे तो हम इसको वैलिड मांगेंगे, किसी लोकल लैंग्वेज में नहीं। आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो वहाँ का कोर्स करिकुलम वहाँ के लोकल बच्चे के लिए भी सेम होना चाहिए। आपकी इंटर्नशिप वहाँ भी होनी चाहिए और इंडिया में भी होनी चाहिए। आपको उस कंट्री में भी रजिस्टर्ड डॉक्टर होना चाहिए। ये 6 नियम जिस भी यूनिवर्सिटी में वैलिड करती है पूरे वर्ल्ड में वो वैलिड है। बट पीजी के लिए सिर्फ हम 5 कंट्री को एज ए इंडिया 5 कंट्री की पीजी को वैलिड मानते हैं, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड UK। और इनकी वहाँ से पीजी करने के लिए जैसे इंडिया में नीट पीजी का एग्जाम होता है, UK के लिए प्लैब, US के और कनाडा के लिए यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन, और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए AMC का एग्जाम होता है। तो वो एग्जाम देना पड़ेगा सिर्फ 5 कंट्री के लिए, बाकी कहीं से पीजी कर लो तो वो वैलिड नहीं है। ठीक है, आप पहला वो कौन सा कंट्री है जो रिकमेंड करना चाहेंगे? रिकमेंडेशन सबकी अपनी फैमिली कंडीशंस पे होती है। इंडिया का जो ट्रेंड है इस साल वो जॉर्जिया, पिछले 3 साल से जॉर्जिया और रशिया जो सबसे ज़्यादा बच्चे जाते हैं, 35-40 हज़ार बच्चे जा रहे हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा बच्चे जॉर्जिया जाएंगे। इस साल 12 से 13 हज़ार सीट्स है वहाँ। फिर रशिया जाएंगे 10,000 बच्चे, बाकी बच्चे छोटी मोटी कंट्री में। विमला ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अजीत सचान ने वहां मौजूद बच्चों से क्या कहा, सुनिए। तो ये सारे फ्यूचर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, तो इनके लिए आप क्या गाइडेंस देंगे? इनके लिए गाइडेंस वही है कि आप किसके लिए पढ़ना चाहते हैं, केवल रोजगार के लिए या कुछ देश के लिए या भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। बड़ा करने का मीन्स ये है कि आप हॉस्पिटल चलाना चाहते हैं या मेडिकल कॉलेज चलाना चाहते हैं। आप अपने शहर से एग्जाम्पल ले लीजिए। कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज हैं, उनके मालिक डॉक्टर नहीं हैं। सही कह रहे हैं। और वो बड़े बड़े रेडियोलॉजिस्ट, बड़े बड़े गायनकोलॉजिस्ट को अपने यहाँ जॉब पे रखे हैं। तो आप अगर BMS भी करके, PHMS करके आप उस कारपोरेट कल्चर की तरफ जाते हैं तो आपका भविष्य, वहाँ पर MBBS और BMS की कोई मीनिंग नहीं है। आप हॉस्पिटल खोलिए, BMS करिए, उससे आपको मेडिकल फील्ड की जानकारी हो जाएगी, और आप हॉस्पिटल खोलिए, कारपोरेट कल्चर में आइए, तो आप एक अच्छा करियर, अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। सर से एक प्रश्न और लेंगे कि अगर आयुर्वेद की जैसे अगर हम बात करें सर, बिकॉज आपका आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी है, तो आपके यहाँ का जो कैरिकुलम है वो किस तरह का है? बच्चों को आप क्या एडिशनल सिखाते हैं? क्या आप भी क्लासेस लेते हैं? हाँ, मैं क्लासेस लेता हूँ, और ज़्यादातर मैं उनको डॉक्टर्स बनने के बाद नौकरी के लिए प्रेरित नहीं करता हूँ। उन्हें मैं कारपोरेट में जाने के लिए, एक बिजनेसमैन बनने के लिए प्रेरित करता हूँ कि हॉस्पिटल चलाइए, हॉस्पिटल खोलिए। क्योंकि पूरे इंडिया में इस समय जो बेड रेशियो है 1000 पर्सन पे 0.6 बेड हैं। मतलब हम 10,000 कह लें कि 10,000 की पॉपुलेशन पर केवल 6 बेड अवेलेबल हैं। अब सोचिए कितनी आवश्यकता है। इसके बाद दूसरा डाटा, कानपुर में कम से कम 1500 हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड को छोड़ दीजिए। 1500 हॉस्पिटल रजिस्टर्स हैं। इनके कितने मौलिक डॉक्टर हैं? ओनर्स जो हैं वो कितने डॉक्टर हैं? मुझे लगता है 10% होंगे मुश्किल से। और ये धीरे धीरे जो ये आयुष के डॉक्टर्स आ रहे हैं बन के, ये उनको रिप्लेस कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी आ रही है कि ये उनको बंद करना पड़ रहा है। इस समागम में मौजूद छात्रों को न केवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन मिला, बल्कि उनके कई डाउट्स भी क्लियर हुए। मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और मेरा सपना है कि मैं एक डॉक्टर बनूं बहुत अच्छी। तो मुझे इसे अटेंड करके बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला। हमें ये पता नहीं होता कि हमारे इतने नंबर कम आ रहे हैं, तो हमें काउंसलिंग करवाना चाहिए। पहली बात तो ये ड्रॉप लेना चाहिए। पहला मेन सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। काउंसलिंग जैसे कि क्या होती है कि कई बार ऐसा होता है कि हम काउंसलिंग में जाते हैं तो हमारे जो नंबर हैं
उस पर हमें फील होता है कि नहीं मिल पाएगा, हमें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कि क्या होना चाहिए। उस चीज़ में क्लियरिटी मिल चुकी है कि ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना। अगर सिलेक्शन चाहिए तो किस में, BMS में, MBBS में, किस में लेना चाहिए। ऐसा हुआ था मेरे साथ भी स्टार्टिंग में कि जैसे मैंने भी सोचा था कि ठीक है MBBS नहीं मिला, BMS में आई हूँ, कैसा पढ़ना होगा, क्या होगा, मतलब थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस थे। बट अभी आयुर्वेदा में आई हूँ तो लिटरली बहुत बेस्ट है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, यहाँ पे आई, मैंने बहुत सारा न्यू एक्सपीरियंस किया और थोड़ी नर्वसनेस भी थी कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन जो लोगों ने क्वेश्चंस पूछे उसी में मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो अब मैं दूसरे बच्चों को भी कहूँगी कि एक बार ऐसे सेमिनार्स को, काउंसलिंग को अटेंड करें, बहुत सारे डाउट उनके क्लियर हो सकता है। शिक्षा समागम 3.0 में न केवल छात्रों के लिए करियर की संभावनाओं के द्वार खुले, बल्कि अनुभवी काउंसलर्स और एक्सपर्ट्स की गाइडेंस से उन्हें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने का आत्मविश्वास भी मिला।